बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। एक जानिब तो नए सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। इसी सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़। सुहेल आफरीदी साहब ने कह दिया है कि आज चूंकि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई तो अब 10 बजे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाना है, अगले लाए अमल के मुताबिक हमने आगे बढ़ना है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर, जब हुकूमती इत्तेहाद में भी दरारें हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस स्ट्रीट मूवमेंट को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आपस के इख्तलाफात, जो कि हर गुजरते दिन के साथ मीडिया पर पहले से ज़्यादा पीटीआई के अपने रहनुमा हाईलाइट कर रहे हैं, क्या ये इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट की राह में एक रुकावट बन जाएंगे? बहुत से सवालात हैं। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर होने क्या जा रहा है, इसे भी समझते हैं। कौमी हुकूमत की बाज़गश्त भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी धारे में लाने की बातें भी हो रही हैं। तो इस सब में होगा क्या, यही सबसे अहम सवाल है। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुबीन आरिफ जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुबीन आरिफ जट साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनफॉर्चुनेट सी बात है कि एक तरफ तो पीटीआई कहती है कि ठीक है जी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपसी इख्तलाफात एक बड़ी क्रूशल मरहले पर, और पहले भी हमने देखा कि ऐसे ही होता है, आपस में इख्तलाफात की बातें मीडिया पर आकर शुरू कर दी जाती हैं। आपको लगता है कि इस सब के बावजूद पीटीआई अब इम्पैक्ट क्रिएट करने की पोजीशन में है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी, तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। करोड़ों जो है वो फॉलोअर्स के साथ, वोटर्स के साथ, फिर इसके कारकुनान लाखों की तादाद के अंदर है। और तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के हर सूबे, हर शहर, हर गांव के अंदर मौजूद है। और रह गई बात एहतजाज की, इतनी फासतियत, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत के बावजूद जब चाहें हम, जिधर चाहें, इंशाल्लाह ताला हमारे कारकुन आज भी पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहते हैं। बाकी ये छोटी मोटी बातें, लड़ाइयाँ, झगड़े और आपसी इख्तलाफात जो हैं, ये घरों में भी होते रहते हैं। और ये इतनी बड़ी जमात है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये हो जाते हैं। बाकी मीडिया के अंदर आके एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू करनी, ये थोड़ा मेरे ख्याल से एथिकली भी बेहतर नहीं है। और डिसिप्लिन का हर बंदे को ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासकर जितने लीडरान हैं उनको ख़ास तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये एक कारकुनों की जो है वो दिलादारी भी होती है। और बाकी हमारे ज़ाती मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला इन्हें हम दुरुस्त कर लेंगे। इसके बारे में किसी को जो है वो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। चले इसमें भी मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो मौक किया है कि भाई आप अपने बंदे इकट्ठे करने पे तवज्जो दें और 20 लाख अब पूरा करना है आपने। इस पर आएंगे, लेकिन पहले मैं धामरा साहब आपकी जानिब आता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ लफ्जी गोलाबारी तो है, और पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को बुनियाद बनाकर धांधली के इल्ज़ामात भी लगा रही है। लेकिन अब नून लीग के सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी तो ब्लैकमेलर है, ये हमें ब्लैकमेल करती है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी पीपल्स पार्टी का प्रेशर है गवर्नमेंट पे, ये ब्लैकमेलिंग है, कोई फायदे हासिल करना चाहती है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपने कश्मीर के हवाले से जो बात की, उसमें जो मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन है, जो वतीरा रहा है, वो यही रहा है कि उन्होंने जो पहले ही कहा कि 10 सीटें हमारी जेब में पड़ी हैं, और किस तरह वो 10 सीटें लेती हैं, इस पे एतराज़ात थे। और इस पे बहुत बड़ा एक एहतजाज कश्मीर के अंदर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी, बात जो है, जो मुतालबा है, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, वो कंसीडर नहीं हो पा रहा। मुस्लिम लीग नून ने वहां पर न सिर्फ धांधली की है पेपर्स की सूरत में, वहां पर लोगों को जख्मी किया है, पार्लियामेंटेरियन को जख्मी किया है, और हमारे कारकुनों की कैजुअलिटीज हुई हैं, शहादतें हुई हैं। तो शहादत का जो एक खाता है वो तो पीपल्स पार्टी का है। जहां तक आपने साहब मौसूफ की एक बात की है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेलर कहा है, तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे बात ओपन कर दी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर असल जो झगड़ा है वो इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर का है। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को नाकाम करने के लिए उनकी हुकूमत वक्त से पहले
खत्म करने के लिए खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक बहुत बड़ी लॉबी है जो शायद लाहौर से ताल्लुक रखती है, जो इस तरह के इत्तेहादियों को खफा करना चाहती है और खुद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश में मसरूफ है। तो झगड़ा इनका अपना है, मगर पीपल्स पार्टी अपनी डिग्निटी के साथ, ठीक। पीपल्स पार्टी अपनी इज्जत और नफ्स के साथ आगे बढ़ेगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है वो तो इनको लग पता जाएगा जब वो फाइनल इलेक्शन कश्मीर के हो जाएंगे और जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद में बैठ के बाकी पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वो लोग होंगे जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से। तो मुस्लिम लीग नून को ही अपने लोगों की बातों का नोटिस लेना चाहिए। बाकी पीपल्स पार्टी तो इनकी बातों का नोटिस ले नहीं सकती, वो अपना मौक़िफ़ दे सकती है जो हम दे रहे हैं। ठीक हो गया दामरा साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं अरबाब खिज़र हयात साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से कहती है कि ये हुकूमत जाली है, धांधली करके आप लोग इक़्तिदार पर बराजमान हुए। अब वो जमात जिसके वोटों से आपकी हुकूमत बनी, वो जमात भी कह रही है कि आज़ाद कश्मीर में आप धांधली करते हैं। आपके मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कह दिया निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर गया। बाद में जितनी मर्ज़ी एक्सप्लेनेशंस आएँ, तो इसमें क्या नून लीग घेरी जा चुकी है और पीटीआई भी अब स्ट्रीट मूवमेंट, यूँ लग रहा है कि ये टाइम उन्होंने इसलिए दिया कि लोहा गर्म देख के वार करें। तो क्या कहेंगे, सब नून लीग को यूँ लग रहा है कि घेरे में ले चुके हैं? देखिए मखदूम भाई, मैंने पीपल्स पार्टी की बातें भी सुन ली है और पीटीआई की बातें भी सुन ली है। पहले हमारा मुकाबला पीटीआई के साथ होता था टॉक शोज में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी चूंकि उसमें भी तहरीक इंसाफ की रूह घुस गई है, तो अब हम दो अपोजिशन जमातों का मुकाबला करते हैं। हालांकि पीटीआई हमारी इत्तेहादी है इस वक्त। जब तक उनके पास ये आईनी ओहदे है, जो 5-6 ओहदे उनके पास ये आईनी है, तो तब तक वो हमारे इत्तेहादी है। और हम ये नहीं चाहते थे कि हम उनके खिलाफ कुछ बोले या उनके साथ हमारा कोई इख्तिलाफात पैदा हो जाए। लेकिन ये इख्तिलाफात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से शुरू हुए और अभी तक चलते आ रहे हैं। देखिए, अब कश्मीर के अवाम ने हमारे हक में फैसला कर दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला कर दिया है, तो इसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इन्हें वोट दिया, हालांकि वहां पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे और अभी भी है, लेकिन हमने इनकी जो अक्सरियत थी उसको तस्लीम कर लिया। हमने तो कोई शोर नहीं मचाया, वरना हम बहुत कुछ कह सकते थे। लेकिन इसके बाद जब कश्मीर के इलेक्शन हुआ तो उस पर शुरू दिन से ही जो है ना, पीपल्स पार्टी की जानिब से कभी हमें फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहा जा रहा है, कभी क्या कहा जा रहा है। लेकिन देखिए ना, हमने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं और कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई थी। देखिए, अब अगर पाकिस्तान के अवाम ने भी पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया है, खैबर पुख्तूनख्वा में इनका नामो निशान नहीं है, पंजाब में इनका नामो निशान नहीं है, सिंध में ये जो हुकूमत जिस तरह बनी है वो पूरी दुनिया को पता है। जिस तरह यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा में पीटीआई की तीसरी मर्तबा गवर्नमेंट बन रही है, वही गेम सिंध में भी खेला जा रहा है, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा है। तो देखिए, ये दोनों पार्टियां जो है ना, ये दोनों पार्टियां मिलकर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की कौम वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रही है, वो पंजाब की तरफ देख रही है। देखिए, पंजाब का आप अगर तमाम सूबों से मवाजना कर ले तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरे ख्याल में मैंने गुज़श्ता रोज भी एक बात कही थी कि जो सर्वे हुई थी पूरी दुनिया की, जिसमें 4 जो बड़े शहर है उनके हवाले से, जो गंदे तरीन शहर है उसमें कराची चौथे नंबर पर है। तो देखिए, जो एक कराची को नहीं ठीक कर सकते हैं वो पूरे पाकिस्तान को क्या ठीक करेंगे, वो जो है ना वो कश्मीर को क्या ठीक करेंगे। और देखिए, ये लोग तो चले थे लाहौर का किला फतह करना भी, मीनार पाकिस्तान में ये जलसा करना चाहते थे, और वो जलसा फिर चला गया गवर्नर हाउस में कन्वेंशन की सूरत में, उसमें भी 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो देखिए, लाहौर का किला तो ये फतह ना कर सके तो कश्मीर का ये कहां से फतह करेंगे। जहां तक पीटीआई की बात है, तो पीटीआई ने तो 5 अगस्त को कहा था कि हम पता नहीं 10-20 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, पिशावर में जलसा करेंगे, तो उसमें तो 3-4 हजार लोगों ने भी शिरकत नहीं की। और यही वो वजह थी कि वज़ीर आला ने 27 सितंबर की तारीख दे दी कि हम 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अगर इनके जलसे में 10-15 लाख लोग होते, चले 1 लाख भी होते, तो ये उसी वक्त ऐलान कर लेते कि हम 14 अगस्त को या 15 अगस्त को हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन देखिए, अब आवाम में शऊर आ चुका है
عوام اپنا اچھا بھلا سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون اس ملک کے لیے بہتر ہے اور کون نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور 27 ستمبر کو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. وزراء نے تو آج بھی کہا ہے کہ ہم 10 بجے کے بعد تمام چوکوں کو ڈی چوک بنائیں گے، لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہوگا. 2 بندے بھی یہ اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جب آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تب بھی انہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ پورے پاکستان کو ہم بند کر دیں گے، لیکن بند کیا ہوا تھا؟ پشاور موٹر وے، وہ بھی خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر، جس میں 1 درجن لوگ بیٹھے تھے. جی ٹی روڈ، وہ بھی خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر، اس میں بھی 1 درجن 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو دیکھیں عوام ان کے ساتھ ہے نہیں. یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، تیسری مرتبہ ان کو یہاں پر ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو یہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ پی ٹی آئی جو ہے، میں تو اس کو سیاسی جماعت تصور ہی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ایک فین کلب تھی، سوشل میڈیا کی پارٹی تھی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور 2029 کے الیکشن کا آپ انتظار کر لیں. 2029 کے الیکشن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. نہ آپ کو پیپلز پارٹی کا ہی نظر آئے گی، نہ آپ کو پی ٹی آئی نظر آئے گی. ہر طرف جو ہے نا صرف شیر ہی داڑے گا. ٹھیک ہو گیا ارباب صاحب، آپ کا نکتہ آ گیا. اچھا، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں جج صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے، لیکن ناقد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج رات تو لوگوں نے ویسے ہی یوم آزادی منانے کے لیے نکلنا ہے. 12 بجے سے پہلے نوجوانوں نے سڑکوں پر ہونا ہے، تو اسی کو کہیں پی ٹی آئی اپنے کھاتے میں تو نہیں ڈالنا چاہ رہی؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو اس وقت اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی باتیں سنیں تو دے سیم ویری کانفیڈنٹ، اور وہ بلکہ موکری تک آ جاتے ہیں، موک کرتے ہیں کہ بھائی کر لو بندے اکٹھے. تو پی ٹی آئی اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ 3 سال تو ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں، اور کافی اسٹریٹ موومنٹس بھی ہم نے دیکھ لیں. اوور ٹو یو جج صاحب. دیکھیے، رات کو جو بندے نکلنے ہیں اور یہ پہلی کہہ رہے ہیں جی وہ آلریڈی نکلنے ہیں، تو 27 بھی تو آ ہی جانی ہے نا جی. اور بھی طریقے تو آ ہی جانی ہے. اور باقی میں نے اپنے بھائی کی بڑی گفتگو سنی. جتنے وہ کی پنجابی جانتے نے، بندہ پیر جوڑ کے جھوٹ ہے مار دینا، اتنا اللہ ہی معاف کرے کوئی مارتا ہونا ہے. 2029 دے الیکشن دیاں گلاں پہ کردے نے. 24 الیکشن ویکھ لو کیڑی عوام انہاں دے نال ہے. خضر ارباب صاحب کے ساتھ کون سی عوام ہے؟ ان کی جماعت کے ساتھ کون سی عوام ہے؟ ان کے اتحادی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے ہیں، جن کے ساتھ یہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر. ہم لوگ چلا کے 3 سال جو ہے وہ روتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں، چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، ڈاکہ زنی کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، اللیجیٹمیٹ ہیں. یہ ایک جو ہے وہ غلط مینڈیٹ سے جو ہے انہوں نے وہ حکومت سنبھالی ہوئی ہے. حکومت ان سے نہیں چل رہی، ملک ڈیفالٹ کر گیا. پچھلے 2 ہفتے پہلے ان کے وزیر جو سینئر وزیر ہیں، وزیر داخلہ ہے، انہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ کولیپس کر گیا سسٹم، اور یہ بالکل 18 گھنٹے بھی اگر وزیر اعظم کام کرے تو کچھ نہیں کر سکتا. 5واں بجٹ دیا ان کے وزیر اعظم نے. عوام کے اندر جا کے تو دیکھیں کس وزیر اعظم نے آج تک 5 بجٹ دیے ہیں. مختوم صاحب آپ خود بتائیں نا. تو یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ باتوں سے جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ بنا دیں اور پہاڑ گرا دیں تو اس سے معاملات نہیں چلتے. لوگوں کی روزی روٹی کا جو ہے وہ بندوبست کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. صحت کا بندوبست کرنا، تعلیم کا بندوبست کرنا. اوپر سے ہٹ درمی کی انتہا ہے. کہتے ہیں جی وہاں پہ بندے آپ اتنے اکٹھے کرو پھر ملاقات کرائیں گے. جی آپ نے اتنے بندے اکٹھے کرو پھر دیکھیں گے. اچھا اتنے بندے کس قانون کے اندر لکھا ہے، کس آئین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کسی بھی قیدی کے ساتھ چھوڑ دیں؟ سابق وزیر اعظم نہیں ہے آپ، نہ اسے جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. ایک عام قیدی کے ساتھ بھی کیا یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے کہ کتنے بندے لے کے جاؤ گے تو ملاقات ہوگی، کیا کرو گے تو کیا ہوگا، کیا کرو گے تو کیا نہیں ہوگا؟ سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے اتنی دیر ہوئی ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ان کے جو وزراء اعظم سابق جو ہے ان کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں
तो 1 साल मुसलसल 1.5 साल जेल में नहीं गुजार सके। मुशर्रफ के टाइम पे देखें चले गए, हमारी गवर्नमेंट थी जब तो जनाब बीमार हुए और वापस चले गए 100 रुपए वाले स्टाम्प पे, और फिर ठीक हो गए वहां पे गुफ्तगू करते रहे, लेकिन डर के मारे पाकिस्तान आने का नाम नहीं लिया। ये दलेरी है इनकी, ये इन्हें मोहब्बत है पाकिस्तान से। इन्हें पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है मखदूम साहब, इन्होंने सिर्फ इक्तदार दे नाल ते नोटां नाल मोहब्बत है। इंग्लैंड जेड़ा वो बिल्कुल जेड़ा ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਥੀਕਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ गोडे पैर फटते ने। तुहानू भी पता है, सानू भी पता है इस गल दा। ठीक हो गया जज साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं धामरा साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, JUI हो जाए, या अपोजिशन की पार्टीज़ हो जाएं, वो एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर जो तनकीद है उसे नूरा कुश्ती कहते हैं, एंड देन वो ये पॉइंट भी रेज़ करते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुअल्लिक़ है, ना हुकूमत में ना अपोजिशन में, कुछ आइनी ओहदे भी हैं, तो ये तज़ाद तो नहीं है, और इस तज़ाद का पीपल्स पार्टी करेगी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं मुस्लिम लीग नून को रिस्पांस करना चाहूंगा कि वो जो कह रहे थे कि कराची को उन्होंने डेवलप नहीं किया, सिंध को उन्होंने डेवलप नहीं किया, तो मैं उन्हें सिर्फ चैलेंज देता हूं आपके इस प्रोग्राम में कि कल इसी टाइम ये आप प्रोग्राम अपना शुरू करें। ठीक, ये डिटेल दे दें कि जी सिंध में इतने हॉस्पिटल हैं जिसमें पूरे मुल्क के अवाम जो है चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित से और सिर्फ पाकिस्तानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज करवा देते हैं। नंबर 1 ये बताएं कि पंजाब में इतने हॉस्पिटल हैं जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग आते हैं और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराते हैं, जिनका ताल्लुक कश्मीर से भी है, GB से भी है। मैं सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात करता हूं। ये मुझे बताएं कि इन्होंने अपनी हुकूमत दौर में कैडेट कॉलेज कितने बनाए? पाकिस्तान में आज भी गर्ल्स कैडेट कॉलेज नवाबशाह में मौजूद है। ये बताएं कि इन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी कितनी बनाई है पंजाब में? कराची में पहली जुल्फकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये बताएं कि इन्होंने पूरे पंजाब में तरक्की कहाँ पे की है सिवाय मॉडल टाउन के? बाकी तो पंजाब के लोग इन पे सवालात उठा रहे हैं। दूसरी ये बात कहते हैं कि जी सिंध तक हमारी पार्टी महदूद है, तो इनको शायद वो चश्मा पहनावा नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिंध में भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट पीपल्स पार्टी के पास है, GB का चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है, आज भी कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है। वो तो हमने खैरात में दिए हैं। चलिए अरबाब साहब आपकी तरफ आता हूं। मैं आपको बताता हूं कि खैरात की हुकूमत कौन सा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, और नेशनल असेंबली में अगर पीपल्स पार्टी आपसे अलग हो जाए तो आप कहां खड़े होंगे ये लग पता जाएगा। इसलिए जरा होश से काम ले। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो हमारे साथ मुफ्त में नहीं ना, उनको जो इतने बड़े ओहदे दिए हैं आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप अपनी बारी पे बात करें, आप अपनी बारी पे बात करें, आप अपनी बारी पे बात करें, आप अपनी बारी पे साहब आप कंटिन्यू करें। और बाब साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये टीवी टॉक शो है, ये फॉर्म 47 नहीं है, ये फॉर्म 47 नहीं है, ये टीवी टॉक शो है। चलिए अरबाब साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड अपनी बारी पे कीजिएगा। हल्के लोगों से मैं बात नहीं करूंगा आपके इस प्रोग्राम में, इस तरह हल्के लोगों से। ये टॉक शो है, फॉर्म 47 नहीं है भाईजान। अरबाब साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। 47 नहीं है, ये फॉर्म झूठे आप हो, आप कातिल भी हो, झूठे भी हो। आप मुस्लिम नकवी को कब हटाओगे? आप मुस्लिम नकवी को कब हटाओगे? आप मुस्लिम नकवी को कब हटाओगे? चलिए अरबाब साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपको पूरा वक्त देता हूं रिस्पॉन्ड करने का। आपके पास झूठो इस तरह तो नहीं चलता है ना कि आप बारी पे झूठ बोलेंगे और हम आपकी झूठ सुनेंगे।
آپ हमको हकायक बयान करें। चले चले अरबाब साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप काउंटर दे दीजिएगा। धामरा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा मैं हकाक बयान कर रहा हूँ। जी इस साहब मौसूफ झूठे शख्स से पूछे कि आप मोहसिन नकवी को कब हटाओगे? जुर्रत है आप में, जो आप ही के सिस्टम पे एकदम एतमाद कर रहा है? नहीं, आप मुझसे ये सवाल करें कि हम जरदारी साहब को कब हटा रहे हैं, आप मुझसे ये सवाल करें कि हम आपके गवर्नर कब हटा रहे हैं, आप मुझसे ये सवाल करें कि हम आपके सेनेट चेयरमैन कब हटा रहे हैं, आप मुझसे ये सवाल करें कि आपके पास जो इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन है वो हम कब हटा रहे हैं, ये सवाल मुझसे करें। मुझसे किस तरह प्रोडक्टिव नहीं रहेगी हमारी गुफ्तगू, इस तरह हमारी गुफ्तगू। चले चले अरबाब साहब वैसे ये इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी 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 अरबाब साहब ओवर टू यू। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की देखिए मखदूम भाई, जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है उस पर हम बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन जब हमें हिदायत मिली है अपने पार्टी कायद बयान शरीफ साहब की जानिब से, लिहाजा उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हम पार्टी पाबंदी के उस पर काम करते हैं। हम पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तेरे नहीं है कि बस अपने आपकी तरफ से जो कुछ सामने आएगा वो हम बोलेंगे। दूसरी बात ये कि वैसे इस पे मैं केस क्लोज कर देता हूं। हेल्थ जो है ना, तो हेल्थ जो लाहौर में जो हमारा हॉस्पिटल है ना, जिसमें मुफ्त इलाज होते हैं, इत्तेफाक हॉस्पिटल, इनका मोहसिन नकवी साहब वाला केस इस तरह से क्लोज कर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि उनकी मेहरबानी वो वजीर दाखिला बने, वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब अनटचेबल हैं, धामरा साहब आपको भी पता है। नहीं निकाल देना, ये उनमें जुर्रत है इतनी बड़ी, तो हम तो झूठे हैं, ये तो जुर्रतमंद है ना। ओ भाई देखिए हमें मोहसिन नकवी साहब की देखिए हर किसी का अपना इज़हार ख्याल होता है, मैं यहाँ पर बैठकर मैं अपना इज़हार ख्याल कर सकता हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने अपना हर कोई अपना करता है। दुश्मन ना पीपल्स पार्टी है ना उसके साथ देखे ना, उसके साथ इसका कोई कमी है, ये अपनी करकर्दगी बयान कर ले, अपनी हम सबको अपनी करकर्दगी ऑपोजिशन मेंबर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपके हुकूमतों की करकर्दगी बयान करनी चाहिए। जिसके पास दलील नहीं होगा वो लड़ाई करेगा ना। मैं इनसे कह रहा हूँ कि झगड़ा बड़े मियाँ और देखिए मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, देखिए मैं हकायक बयान करना चाहता हूँ। देखिए अभी जज साहब ने बातें की है तो क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी बयान की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बात ही नहीं की। चाहिए तो ये कि 13 साल से यहाँ पर इनकी हुकूमत है, ये अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान करते हैं। यहाँ पर तो हालात ये है कि दहशतगर्दी इतनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं हमें पता नहीं होता कि हम शाम को वापस घर लौटेंगे या नहीं। यहाँ पर तो आए रोज हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। हमारे आप दोनों साहिबान की तरफ आता हूँ, मैं मुबीन साहब से कमेंट ले लूं। जो है ना वो मैं आप दोनों मियाँ और छोटे मियाँ का सुलह करवा दो, इनका टेंशन खत्म हो जाएगा। मसला बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जरदारी साहब और बिलावल साहब का सुलह करवा ले। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पर जो उनका झगड़ा हुआ था ना, वो करवा लेंगे कर लेंगे। आप वजीर आजम को नाकाम कर रहे हैं बेचारे को, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो यार। वो बेचारा परेशान है, वो बेचारा परेशान है और पंजाब की चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ साजिशें कर रही है। आप अपना घर को संभालें, आपकी दुश्मन पीपल्स पार्टी और पीटीआई नहीं है। देखिए हमारे खिलाफ कोई साजिशें नहीं कर रहे हैं। आपको 2034 की हुकूमत नजर आएगी और शहबाज शरीफ साहब चलिए अरबाब साहब और धामरा साहब, मैं ना मुबीन आरिफ जज साहब की तरफ आता हूँ। मैं आप जब लोग सो जाते हैं तो आपको ख्वाब में भी ये दोनों ही नजर आते हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की तरफ आता हूँ। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुबीन आरिफ जज साहब, अभी अरबाब साहब ने कहा कि आपने तो अपनी परफॉर्मेंस बताई ही नहीं और पीटीआई जो है वो सिर्फ यही सियासत कर रही है सड़कों की, इश्क़ इमरान की। केपी में गवर्नेंस का बुरा हाल है और जहां पर हुकूमत है, नफसियाती हमला हो गया है, उनके ऊपर नफसियाती हमला है। सही हो गया। ओवर टू यू जज साहब। बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी देर बाद दोबारा मेरी तरफ आ गए हैं। मेरे ख्याल से आपकी जगह पे ना अरबाब साहब को बिठा देना चाहिए। अरबाब साहब जो है वो सबसे सवाल जवाब करें और आपको किसी दूसरी जगह पे बैठ जाना चाहिए। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। अच्छा, असल बात आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी बयान बताने लगे। मैं बताने लगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का झगड़ा खत्म करा दो।
वो अल्लाह ही सरदारी करवाएगा। साहब और बिलावल के दरमियान जज आप साहब का लोग टाइम है। करा लेंगे, वो हम पहले करा उनके लेंगे। मैं तो कह दरमियान रहा हूँ राजीनामा हम करा करवा चलें, लेंगे। आप दोनों में आप मैं भी दोबारा कहो आ ना। रहा हूँ। आप भी जज- कहो ना कि हम करा लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ हम करा लेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि देखिए ये मसला इस पे हमारे आते हैं। दरमियान जज कोई साहब, आप इख्तिलाफ केपी नहीं है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी बता दें, फिर हम अच्छा, मैं केपी अरबाब साहब और गवर्नमेंट का धामरा आपको साहब की तरफ बताता हूँ, आते हैं। मैं केपी गवर्नमेंट का बताता हूँ। देखें, खैबर पख्तूनख्वा का जो आप इस्तीफा सेहत के मामला देख लें, बड़े बेहतरीन है। सेहत कार्ड आज भी वहाँ पे चल रहा है, जो इन्होंने तौबा अवाम दुश्मनी के साथ जो है ये बाकी पूरे पंजाब से पाकिस्तान से इन्होंने खत्म किया। ये बड़ा एक जुल्म था। इमरान खान का शुरू किया हुआ मंसूबा इस वजह से खत्म कर देना कि इसके नाम के साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये अवाम से दुश्मनी है ना। मतलब पीटीआई से बुक्स और दुश्मनी तो एक साइड पे रहेगी, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत के साथ साथ। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, साउथ केपी के बहुत बुरे हालात हैं। जो चीज मानने वाली है वो मानने वाली है। हम रो रो के कहते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बुरे हालात है, साउथ केपी के बुरे हालात है, और केपी के अंदर भी दूसरी जगहों के ऊपर बुरे हालात हैं। ये मिलजुल के ये जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल बातचीत होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों की जिम्मेदारी है। और ये बेहतरी नहीं है, अवाम जो है वो वाकई पिस रही है इन हालात के साथ। और दूसरी रह गई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पंजाब के अंदर। मखदूम साहब, आप यकीन करें, इन्होंने पंजाब की जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है, कोई गरीब आदमी या कोई कमजोर आदमी अगर कोई किसी किस्म का जुर्म करे, ठीक है, बड़ा छोटा मैं उसमें नहीं बात जाता, तो सीसीडी जो है वो इनकी उसको अपाहज भी कर देती है, उसकी टांग भी खा जाती है, उसे कई दफा जान से भी मार देती है। लेकिन जिधर बात आ जाए डिप्टी वजीर आजम के नवासे की, उधर जनाब ना किसी की टांग जाती है, ना कोई जान से जाता है। ना और हाफ फ्राई ना फुल फ्राई। जो है वो मुल्क की बदनामी इस हद तक के बाहर से आई हुई खवातीन के साथ ज्यादती, रेप और साबित भी हो जाता है। और वो भी साबित हो जाता है कि नवासा जो था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, उस घर में मौजूद था जिधर ये सब कुछ हुआ, और उसकी मर्जी से जो है वो सारी चीजें हुई। और फिर जनाब साहब टाई पहन के और बाहर के मुल्कों के दौरे करते हैं। मतलब नहीं, आप खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी की बात करें। जज साहब, खैबर मुझे पख्तूनख्वा, अरबाब साहब मुझे 2 मिनट दे दें, मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर आप बात कर लीजिएगा। नहीं तो जज साहब आप चले गए हैं कहीं और। आपको नहीं कहना मैं खैबर नहीं आ रहा हूँ, मैं हुकूमत लॉ एंड को ऑर्डर के ऊपर ही आ रहा हूँ। 54 रुपए मिल चुके हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर वो के ऊपर ही आ रहा 54 हूँ। खरब रुपए का आप जरा बता दें कि वो कहाँ चले गए। 54 खरब। अरबाब साहब, मैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही आना पाया। गरीब के लिए कानून और है, और शरीफ खानदान के लिए कानून और है। और जो है वो खुद जो है वो आप खवातीन बाहर से बुला के, जो चीफ मिनिस्टर उसने कहा कि औरतें रेड लाइन है, तो क्या औरतों के साथ इस तरह का सलूक अगर आपके खानदान के लोग करेंगे, आप इस तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे, तो पंजाब के अंदर फिर किस तरह के रस्म रवाज पैदा होंगे? ये तो बड़ी गुंडागर्दी है, और बड़ी दहशतगर्दी है, और बड़ी जो है वो जुल्म है। और फिर टोपियां पहन के दाता साहब के मजावर बन जाना, और वहां पे जाके और बड़े हाजी बनना, मतलब ये इनके दोगले दोगले चेहरे हैं इस जमात के। अल्लाह माफ करे, किस आप बात कर रहे हैं? करप्शन की अखीर है वहां पे। सुथरा पंजाब के अंदर 4-4 अरब के जो है वो ठेके अपने अपने अजीजों को, अपनी मर्जी के बंदों को, एक एक तहसील के, फिर उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। नहीं, आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान कर रहे हैं। पंजाब को छोड़ दे, खैबर पख्तूनख्वा पर आ जाए। वो आ रहे हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा का आपसे पूछा। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात भी आपसे कर दी। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जितना जुल्म और जबर और जो 54 खरब रुपए कहाँ गए हैं? 54 खरब रुपए जो मिले हैं वो कहाँ चले गए? कौन से उसका हिसाब दे दे। 4 अरब की बात कर रहे हैं? 54 खरब जो एनएससी वार्ड में मिले हैं, जो फर्ज मर्ज फाटा के उसमें मद में मिले हैं, जो है तरक्याती कामों के जो फाटा है उसके लिए मिले हैं, जो फाटा में सोलराइजेशन के हवाले से मिले हैं, जो 4 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा करप्शन एक्यूजेशंस तो जज साहब बड़े सरफेस कर रहे हैं। कहाँ चले गए? मैं चले इस पे भी बात कर लेते हैं, मेरे भाई को पता है इसका तो हमें किसी ने अभी तक हिसाब नहीं दिया। आपके मिनिस्टर जो है शफीजान, उनसे भी मैं ये सवाल करता हूं, उनके पास मैं बताता हूँ मेरे भाई, मुझे ये बताओ, आपको पता है कि जो एनएफसी के तहत पैसे मिलते हैं, टैक्स रेवेन्यू का इस वक्त जो 15,000 और 200 अरब रुपए की कलेक्शन है, उसके मुताबिक 58.5% जो है वो सूबों को जाना है, केपी को उसका हिस्सा मिलना है। पिछले 3-4 साल से जब से फाटा को इन्होंने मर्ज किया, उसके पैसे केपी को नहीं मिल रहे थे। पिछले 3-4 महीने तक
2 महीनों तक मैं बताने लगा हूं, ये जून के महीने तक जब ये बजट सारे अप्रूव होने ने, तब तक हम एहतजाज करते रहे, रोते रहे कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के पैसे केपी गवर्नमेंट को दिए जाएं। मुझे नहीं पता कि इस महीने वो पैसे मिले हैं, इस महीने वो जो पिछले 2-3 साल के इकट्ठे हुए हुए थे 100 अरब के करीब पैसे वो भी मिले हैं या नहीं मिले। वादा किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी तक वो पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। उसके अलावा भी पैसे एनएफसी के तहत बाकी सूबों को भी मिलते हैं। पंजाब को 51% तकरीबन मिलता है वो जो सूबों का शेयर है, और बाकी केपी को कोई 16-18% और बलोचिस्तान को 12-14% और इसी तरह सिंध का कोई 20-26% के करीब है। भी मुझे एग्जैक्टली चीजों का पता नहीं है। मुझे ये बताएं, वो पैसे जो है वो देना कोई आसान नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। वो ये डिसाइड हुआ था 18वीं आईनी तरमीम के वक्त कि वो पैसे मिलने थे, और वो जो भी सूरत नहीं तो लग नहीं रहे। ये सवाल मेरा ये है कि वो मेरे भाई मैं केपी रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब केपी जाता हूँ तो सड़क के ऊपर से ही जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, केपी के अंदर जो स्ट्रीट लाइटें चलती हैं वो भी उन पैसों से ही चलती होंगी। वो जहाँ पे सड़कें बनती हैं वो सारी उन्हीं पैसों से ही बनती होगी। कोई वजीर आला अपनी जेब से पैसे तो नहीं लगाता, सरकार के दिए हुए बन ही नहीं रही है। जट साहब यहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी है। आप जरा आ जाए ना, मैं आपको पूरे पिशावर घुमा दूंगा। पिशावर में आप मुझे एक सड़क दिखा रहे हैं, पिशावर में आप मुझे एक चलिए ये भी कर लेंगे किसी दिन। अभी दिखा रहे, क्योंकि मैं तो देखे मैं पिशावर के सबसे इस तरह अगर मेरे घर के सामने बीआईपी चल रहा है। यहाँ पर जब बारिश होती है ना तो बीआईपी पानी में घूम रही होती है, उसको फिर वो सारा पंजाब दिखा दूंगा, वहाँ पे भी तरक्की देख लीजिएगा। आपको अगर आपको पिशावर से बाहर नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको पिशावर में ही घुमाऊंगा। मैं आपको सिर्फ पिशावर में घुमाऊंगा। यहाँ पर आप बीआईपी देखने जब बारिश होती है ना, पिशावर का जो वो पानी में वो आ जाएंगे। चले बात होगी, मैं भी आ जाऊंगा, हम दोनों आ जाएंगे। चला जाएगा पिशावर। आप इस तरह कर ले, आप जज साहब को भी ले आए और आप खुद भी आ जाए। पिशावर से बाहर निकलते ही नहीं है। पिशावर की सूरत हाल आप देख लेंगे। चले मैं खिलाएंगे क्या ये बता दें। पंजाब के किसी पसमानदा इलाके से कर लूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर देखे ना जो 4 अरब बात खत्म हो गई, आ जाएंगे। हाँ बात खत्म हो गई। चले ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मैं मुबीन साहब एक छोटी सी और बात कि इस दफ़ा पंजाब से क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो 27 सितंबर के लिए बड़ी तादाद में निकलेगा? मोबिलाइजेशन जाहिर बात है, पकड़ धकड़ तो पहले भी होती है, अब भी होनी है, उसके लिए आप लोग मेंटली तैयार भी होंगे। कुछ पिछले दिनों हुई भी हैं कार्रवाइयाँ, लेकिन इस दफा कोई स्ट्रैटेजी है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट? देखिए वैसे कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। अब ये चीज देखिए, आप पख्तून साहब आप बात करते वक्त भी कह रहे हैं कि होती है और होनी है, मतलब ये रूटीन मैटर है। ये नॉर्मलाइज हो चुका है। आइन और कानून में लिखा हुआ है कि पूरा मन एहतजाज से पहले भी पकड़ दकड़ जो है वो हो और ना करने दिया जाए, लेकिन ये चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले भी लोग निकलते रहे हैं, और इंशाल्लाह इस दफा भी भरपूर तरीके से पंजाब जो है वो पूरा मन आईनी कानूनी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो हक है एहतजाज का, उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक हम अपना हिस्सा डालेंगे। ठीक हो गया जज साहब, आपका नुक्ता भी आ गया। अरबाब साहब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लेता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रॉब्लम में तो नहीं है, जितना मर्जी चले, कोई मानता नहीं है, लेकिन हालात थोड़े ज़्यादा कोई इतने अच्छे भी नहीं लग रहे। वज़रा भी उठ रहे हैं, MQM भी कहती है सूबे बनाने का मामला, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब ने घेरा हुआ है। तो इतना आसान नहीं लग रहा जितना आप कह देते हैं। कहना तो आसान है और कहेंगे भी आप, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं। देखिए मखतूम साहब, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहे। सिर्फ हम अगर टीवी चैनल्स पे बैठ ले या अखबार को ले या सोशल मीडिया देख ले तो उस पर प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है, लेकिन हकीकी मानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो अव्वलियत वन पेज भी बरकरार रहेगा, आपको लगता है? वो मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं। हमारी अव्वलियत तरजीह ये है। जज साहब ने एक बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा में वफाक अपना किरदार अदा करे, तो देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम इख्तियारात सूबों को मिल चुके हैं। सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आला, उसको चाहिए कि वो वफाक से मदद तलब कर ले। उन्होंने तो कुछ भी वफाक तलब वो तलब नहीं की है कि आप हमारे साथ ये हेल्प कर ले, हमें दहशतगर्दी का खात्मा करना है।
हमें अमलो मान लाना है। तो देखिए ना, अब अगर हम खुद इंटरफेरेंस करेंगे फिर ये कहते हैं कि वफाक इंटरफेरेंस करता है। तो देखिए इन बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और ये अपनी बात साहब, नाकामी तस्लीम नहीं कर रहे। इनको इसका चाहिए अपनी इसका नाकामी जवाब तस्लीम कर ले इसका और जवाब 27 सितंबर को आप देख लेंगे कि इनके साथ जो है ना 2000 बंदे भी नहीं निकलेंगे। ठीक, ये ठीक। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 2000 चले, ये तो बहुत ही आपने वो कर दिया। चले 20 लाख ना से को दरमियान का फिगर कर लेते हैं। जी जज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे देखिए ना, प्रोग्राम में? 2000 नहीं, मैं खैबर पुख्तनख्वा की बात, खैबर पुख्तनख्वा से तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद इनके साथ 2000 बंदे नहीं होंगे। ठीक ठीक, आपका नुक्ता आ गया। जज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हमने अपनी क्लोजिंग की तरफ जाना है। नहीं, Over to मैं you, कहना जज चाह रहा हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है या वफाक के साथ जो भी बातचीत है, बेहतर जो है केपी का कोई नुमाइंदा पीटीआई का जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, Exactly. कोई वजीर, वो इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकेगा। क्या तावन मांगा जाता है, क्या दिया जाता है, True. क्या नहीं दिया जाता। और बाकी हम कोई बड़के छड़के मारने वाले नहीं है। इंशाल्लाह सही आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। इस तरह के दावे नहीं है कि 500 नहीं निकलेगा और 5 लाख नहीं निकलेगा। जो निकलेगा सबके सामने, कोई इतने वो बड़के छड़के मारते नहीं है। देख लेंगे ये सारे लोग। डन। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन आरिफ जज साहब, अरबाब खिज़र अयाद साहब और आजिज़ धामरा साहब। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।